नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम व्यक्ति पाठी है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यक्ति पाठी सर पे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा की है प्राइवेटाइजेशन की। क्या रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है? क्या उसको प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप दिया जाएगा, पूरी तरह सौंपा जाएगा, या क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। और कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट के जो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं पूरे विश्व में और भारत में, बहुत सारी सुविधाएँ और डेवलपमेंट करने वाले हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आप ये पढ़ रहे हो, इसके हेडलाइन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोसी महासेतु ब्रिज। तो पहले बात, किसी चीज़ को आप स्ट्रैटेजिकल तब बोलते हैं, इंपॉर्टेंस तब बोलते हैं जब वो डिफेंस और डेवलपमेंट दोनों से संबंधित हो। जब वो डिफेंस से और डेवलपमेंट से दोनों संबंधित है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ का याद रखें। इसकी क्या महत्व है देखने की कोशिश करेंगे। इंडियन रेलवे हैज़ कंप्लीट द ट्रायल रन। ट्रायल रन यानी क्या, लोगों के लिए या बाकी ट्रेन के लिए शुरू करने के पहले वो लोग खुद अपना ट्रेन चला के देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं है ब्रिज में, कहीं पे कोई कमी या कोई चूक या कोई भी एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रायल रन बोलते हैं। तो ट्रायल रन तो हो चुका है कोसी ब्रिज पे फॉर द ट्रैफिक ऑन कोसी ब्रिज। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द ब्रिज ऑपरेशनल बाय अगस्त। यानी कि अब इस ऑपरेशन यानी कि इसमें बाकी ट्रेनों को, जो साधारण ट्रेन चलती है इसके ऊपर, इनको भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। तो आइए इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कोसी रिवर की। जो कोसी रिवर है दोस्तों, उसको कहा जाता है बिहार का सौर ऑफ बिहार। इसको सौर ऑफ बिहार कहा जाता है क्योंकि ये हर बार अपना जो रास्ता है बहने का बिहार में, वो बदलते रहती है। वो धीरे धीरे आपका जो है वेस्टवर्ड्स आती रहती है, यानी ईस्टवर्ड्स आती रहती है। ये बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, इसमें बहुत लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी लूज़ हो जाते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। इसको बोलते हैं सौर ऑफ बिहार। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने। उन्होंने एक कोसी मेची रिवर लिंक शुरू किया है। कोसी मेची रिवर लिंक क्या है उसको जानते हैं। कोसी मेची रिवर लिंक ये है कि भारत सरकार के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वो करीब 30 नदियों को आपस में जोड़ने का प्लान है उनका, जिनमें से भी केन बेतवा आप मध्य प्रदेश में वो उस पर काम चल ही रहा है, लगभग कंप्लीट होने वाला है वो। और दूसरा एक कोसी और मेची है। तो इसमें क्या है, कोसी और मेची में इसमें पानी की ज़्यादातर है, ये अबंडेंस है, और इसमें पानी का क्या है, डेफिसिट है, कमी है। तो ये क्या करते हैं, जो कोसी का पानी है वो मेची में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो कैनाल सिस्टम से ट्रांसफ़र करते हैं। और एक कैनाल सिस्टम होता क्या है, एक नहर बनाई जाती है। नहर के फ़ायदे क्या है, पहली बात तो इनलैंड वाटर में, जी हाँ, जलमार्ग आप शुरू कर सकते हो। और जो जलमार्ग होता है वो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपका ये बस हो गया, ट्रेन हो गया, उससे सस्ता पड़ता है कि इसमें ईंधन की खपत कम होती है। और दूसरा, आपके सड़कों पे कंजेशन कम होगा, सड़कों पे दबाव कम पड़ेगा, पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा, इसमें बहुत सारे जो किसान हैं वो अपने बहुत सारे अलग एडिशनल इनकम कर सकते हैं फिशरी से, जी हाँ, मत्स्य पालन से अपना ये और इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये कोसी मेची रिवर से होगा क्या, जो इलाके मेची रिवर के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पानी की कमी की वजह से सिंचाई नहीं हो पाती, वहाँ पे सिंचाई हो पाएगी, जिससे आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो भी बढ़ जाएगा। जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है टोटल, वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑल इन ऑल इसमें कुछ इसमें कुछ पर्यावरण के नुकसान भी होगा, लेकिन फ़ायदा ये है, जो मैंने फ़ायदे गिना दिए, मैं नुकसान के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। आगे चलते इस रिवर ब्रिज को। बेसिकली ये जो ब्रिज है, ये नॉर्थ बिहार को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जी हाँ, इसने क्या किया था, जो नॉर्थ बिहार है आपका, उत्तरी बिहार है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो ये इसने क्या किया, नॉर्थ बिहार के दोनों पार्ट, जैसे एक साइड अगर आप बात करते हैं तो निर्मली है, और इसलिए सरायगढ़, निर्मली और सरायगढ़, ये जो आपके मैथिली में रीजन आता है सरायगढ़ आपका, इन दोनों को इसने कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को कनेक्ट करने से क्या होता है कि अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगा और इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट सबसे प्राथमिक चीज़ है। दूसरा, इसका शुरू कब हुआ था, ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। ठीक है, जो उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो PM थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन्होंने क्या किया था, इसका भाई फाउंडेशन स्टोन रखा था। ठीक है, अब ये जो है कि ब्रॉड गेज है, अलग अलग गेज, मेट्रो गेज आते हैं, ब्रॉड गेज यानी ये मॉडर्न है, आगे आने वाले टाइम में ये मालगाड़ियों को भी ढो सकता है। अब यही इंपॉर्टेंस है कि मालगाड़ी को ढो कैसे सकता है। अभी जो आपका प्रॉब्लम है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, जैसे मैं यहाँ पे 7 सिस्टर्स की बात करता हूँ। 7 सिस्टर्स आप जानते हो, जो 7 आपके पूर्वोत्तर राज्य है, 7 सिस्टर्स उनको कहा जाता है। तो उन तक जाने के लिए अभी एक ही रूट है कि पहले वो जो रोड्स है वो सारी कटिहार तक जाती हैं, और कटिहार से फिर वो मुड़ती हैं 7 सिस्टर्स पे। अब ये एक ही रोड है, सिंगल, ये एक ही रूट था अभी तक। ठीक है, अब इस रूट पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। आप देखते हो ट्रेन जो डिले होती हैं 18 घंटा 12 घंटा, अगर इसमें कोई खराबी आ जाए, कोई ट्रेन खराब हो जाती है, बंद पड़ जाती है, तो बहुत लंबा जाम लग जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अब इससे क्या होगा, ये जो ब्रिज बना है, इससे डायरेक्ट गोरखपुर, जो आपका यूपी का गोरखपुर है, ठीक है, अब ये डायरेक्ट जो गोरखपुर से आपका छपरा होते हुए सीधा कहाँ पहुँचेगा, ये 7 सिस्टर्स में पहुँचेगा। यानी ये आपका एक अल्टरनेट रूट बना दे रहा है। जी हाँ,
इससे क्या बन जाएगा, एक अल्टरनेट रूट बन जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई खराबी आ जाती है तो यहाँ से बहुत जल्दी पहुँचा जा सकता है। और ये खास करके आर्मी के लिए, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश पे जो चाइना है अपना दावा ठोक रहा है, और आजकल हमारे चाइना संबंध अच्छे नहीं है, वो एक हॉस्टाइल कंट्री है हमारे प्रति, हमारे प्रति वो अपने मन में दुश्मनी पाले बैठा है। तो उससे कभी भी जंग के सिनारियो में हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, और ब्रॉड गेज के जरिए हम अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स, टैंक्स वगैरह वहाँ पे पहुंचा सकते हैं अगर लड़ाई का कोई ऐसा सिचुएशन या सिनारियो बनता है। तो इससे इसको बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि बिहार में कोई डेवलपमेंट, नॉर्थ बिहार में कुछ खास है नहीं, लेकिन यहाँ पे इस ब्रिज के बनने से क्या होगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूम मिलेगा, ठीक है, और आगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की होने की संभावना है। इसे इसको कहा जाता है इट्स अ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ब्रिज। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि यहाँ पे देखिए, इस मैप में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, चलिए इसमें नहीं है, इसकी जो टोटल हाइट होगी गाइस दैट विल बी 359 मीटर्स। अभी जो आपका फ्रांस है ना, आपका जो यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस में एक मिलाऊ ब्रिज है, फ्रांस में एक मिलाऊ ब्रिज है। ये मिलाऊ ब्रिज की जो हाइट है वो 335 मीटर कुछ, 336 मीटर कुछ ऐसा है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ये उससे ऊंचा बन जाएगा। जो आपका ये ब्रिज बनेगा वो इससे ऊंचा बन जाएगा, है ना, इससे हाइट बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। पहली बात तो ये जो है ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, यानी इसमें केंद्र सरकार जो है अपना पूरा का पूरा फंडिंग करे। दिस इज नेशनल प्रोजेक्ट फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसकी पूरी फंडिंग कर रही है। दूसरी बात, ये कितना लंबा है, ये 1315 मीटर लंबा है, यानी करीब 1 किलोमीटर लंबा है। ये क्या करता था, अगर चिनाब यहाँ पे है, मान लीजिए चिनाब रिवर है, तो यहाँ से यहाँ पे जाने में पहले लोगों को 50 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता था, जो अब केवल यहाँ से सीधा बनने में सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला रह जाता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वर्ड स्ट्रैटेजिकली मैंने बोल दिया, तब समझ गया कि ये मैं आर्म्ड फोर्सेस की वजह से बोल रहा हूँ, तो स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये दूसरी बात। तो अब ये इसमें जो अब तक फंड लग चुका है वो कितना लग चुका है, वो लग चुका है 1350 करोड़। ये अभी तक टोटल अमाउंट इसमें हम लोग लगा चुके हैं। नेक्स्ट बात, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेन इज बीइंग यूज्ड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेन इज बीइंग यूज्ड। लार्जेस्ट क्रेन इज बीइंग यूज्ड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रेन इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कहाँ आता है, ये सिस्मिक जोन 5 में आता है। ये जो आता है इसमें सिस्मिक जोन 5 में है, यानी यहाँ पे भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, फिर भी इसको बनाया जा रहा है, यानी इसकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई होगी। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो विंड स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इन सबको टक्कर देने के लिए कुछ इसका डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है जिससे कोई फ़र्क न पड़े और ब्रिज हमेशा बना रहे। चलिए अब इसका नेक्स्ट ब्रिज जो हमारे पास है उसको देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, मतलब जो मैंने बातें बोली अभी आपको, यही नहीं, इसके अलावा भी दोबारा कुछ बातें लिखनी पड़ती, बार उठ जा रहा है। तो मैंने कहा 2003 में इसका नींव रखा गया था, और किसने रखा था, उस टाइम के जो हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे जो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने इसका नींव रखा था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इसका नींव रखा था। 2008 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट बना दिया गया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया नेशनल प्रोजेक्ट। और उसके बाद अब इसका जो डेट दिया गया था वो डेट दिया गया था कि 2018 में कंप्लीट होगा, फिर धक्का देके आगे बढ़ा दिया, 2020 में कंप्लीट करने की बात की गई। अब जो डेट दिया गया है वो कहा गया कि मार्च 2022 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें जो टोटल ब्रिजेस हैं, गर्डर ब्रिजेस हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, दीज आर और गर्डर ब्रिजेस। तो जितने आपके गर्डर ब्रिजेस हैं वो कितने हैं, 149 है, सॉरी 149 है, जिसमें से एक पिलर नंबर 44 याद रखेगा, पिलर नंबर 44 वो भी कंप्लीट कर दिया गया है। किसके ऊपर, जो रिवर मकरू है, जो रिवर मकरू है उसके ऊपर इसको कंप्लीट कर दिया गया। और ये है का तामेंगलोंग, जो कि मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर में इसका ये पड़ता है तामेंगलोंग, और वहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया गया। ये 100 मीटर से ऊपर है, इसका जो हाइट है 100 मीटर से ऊपर है। ये अपने आप में बहुत ऊंचा ब्रिज माना जा रहा है। इसके अलावा बनेगा, है ना, ये जो इम्फाल से ब्रिज बनेगा, इसके बाद इसको लेके जाएंगे मोरे तक। मोरे यानी क्या है, एक छोटा सा एक टाउन है जो बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो यहाँ पे मोरे तक लेके जाएंगे, भी आपको मणिपुर में। और यहाँ से लेके जाएंगे वो कहाँ पे, ये जो आपका म्यांमार है, ये आपका म्यांमार है, ये आपका म्यांमार है। तो यहाँ पे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं कोले, ठीक है। तो इसको मोरे कोले ब्रिज भी बोला जाता है, यानी क्या ये एक इंटरनेशनल लिंक बन जाएगा। तो एक हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया का एक पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, कि जो आपके ईस्ट कंट्रीज है उनके साथ संबंध बढ़ाइए। जैसे आपके यहाँ पे म्यांमार, लाओस, है ना, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारी इनके साथ आपको संबंध बनाने, तो ये ट्रेन लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और प्लस ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी देखिए
मैं जो बता रहा हूँ, ये इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके प्लेन एरियाज जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, आपका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, इन सब के साथ आपकी रेलवे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वेरी गुड, बहुत तगड़ा कनेक्टिविटी है हमारा। लेकिन हिमाचल की बात करें तो इतनी अच्छी नहीं है, कश्मीर की बात तो मत ही करिए आप, और बाकी स्टेट्स के साथ भी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हमारी नहीं है। तो हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं भारत के जो अच्छे मतलब बहुत अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए भारतीय रेलवे ने एक प्राइवेटाइजेशन का सोचा। अब ये प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, क्या ये बुरा है, कैसे हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी, देखते हैं, बात जैसे आपने कहा, इसको हम बात पहले इसी बात करते हैं कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन है ना, रेलवे प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, भारत सरकार को चाहिए कैश, जो रेलवे है उसको क्या चाहिए, कैश चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, इसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आप लोग बोलोगे भाई आपका जो रेलवे है वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर लेता, ये है हम लोग ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट से जूझ रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, जो पैसा हमें टैक्स से मिलता है, टोटल जितना हम देश में हमें टैक्स मिलता है हर एक प्रकार से, उससे हम अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाते, यानी जो हमारा खर्चा है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है, उससे हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो नहीं हो पाते। तो अगर इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सल डिफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और जो आपका रेवेन्यू है, जो भाई रेलवे का, अगर मैं रेलवे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो रेलवे का रेवेन्यू है वो हमेशा लो रहता है, बहुत लो होता है, लो रहता है। और उसके बाद इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है, यानी जो रेलवे को चलाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पे अगर आपको भाई वर्ल्ड ऑफ आर्ट फैसिलिटी चाहिए, भाई जैसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा पैसा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो भाई रेलवे के पास नहीं है। इसलिए प्राइवेट कंपनीज़ को बुलाया जा रहा है कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो ड्राइवर्स होंगे, रेलवे ड्राइवर्स, वो भी रेलवे के होंगे, जो आपके इसमें स्टाफ होगा वो भी रेलवे का होगा। तो रेलवे करेगा क्या, रेलवे सिर्फ मैनेज करेगा। जी हाँ, रेलवे क्या करेगा, मैनेज करेगा। उसको प्राइवेट कंपनियां चलाएंगे और रेलवे इसको बस मैनेज करने वाला है। 2019 में इसका बुलाया गया था, टेंडर प्राइवेटाइजेशन के लिए बुलाया गया था। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक स्टाफ आपने सेलेक्ट कर लिया, उसकी जो सैलरी है वो 40,000 है, लेकिन आपको पता है कि उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है, जो सरकारी नौकरी ले लेते हैं उतना अच्छा एफिशिएंसी काम नहीं करते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अगर देखें डेटा उठा के तो 31,000 करोड़ का घाटा सरकारी कंपनियों द्वारा सरकार को झेलना पड़ता है। तो वो क्या कहते हैं, भाई अगर इससे अच्छा मैं 15,000, 5,000 मैं यही काम 4 लोगों को बांट के, 4 लोगों को सैलरी देके वो काम है और अच्छे से एफिशिएंटली करा सकता हूँ, ऐसा रेलवे का मानना है, ठीक है। तो इसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि उसकी एफिशिएंसी और अच्छी बन सके, उसका कॉस्ट अच्छा बन सके, उसका इंफ्रा अच्छा डेवलप हो सके। इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, जो कि प्राइवेट कंपनीज लेके आती हैं। यही प्राइवेटाइजेशन है। दैट मीन्स व्हाट, कैसे जॉब कम होंगी, जी नहीं, हाँ सरकारी नौकरियां कम होंगी, लेकिन जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो बढ़ेंगी, यानी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने के चांसेस हो जाते हैं, जिसके ऊपर सरकार पे बोझ कम पड़ेगा। ऐसा सरकार नहीं, सरकार कह रही है, रेलवे कह रही है। तो किन किन कंपनियों को बनाया गया, अदानी पोर्ट्स, आप जानते हैं अदानी पोर्ट्स जो है, इसके पास खुद का 319 किलोमीटर लंबा प्राइवेट रेलवे लाइन है। जी हाँ, इसके पास खुद का सबसे लंबा प्राइवेट रेलवे लाइन है, जिसको ये ऑपरेट करता है। खास करके पोर्ट, यानी सामान को बंदरगाह से उठाने के लाने के लिए यूज़ किया जाता है। एसएल ग्रुप, ये आपका सुभाष चंद्रा ग्रुप है, जो आपके जी न्यूज़ वाले हैं, ये उनका ग्रुप है और ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर में। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब टाटा कंपनी का ही है। अब आते हैं बॉम्बाइडर पे। तो बॉम्बाइडर कहाँ का है, बॉम्बाइडर बेसिकली जर्मनी का है और इससे हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। बॉम्बाइडर से हमारी बहुत सहायता करता है। दिल्ली मेट्रो के जितने भी कोचेस लिए गए इनसे लिए गए। अभी जो दिल्ली मेरठ में जो अभी आपने सुना था बवाल हुआ था कि एक चाइनीज़ कंपनी को टेंडर दे दिया गया था, अब उनसे वापस ले लिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो उसके जो कोचेस थे 270 कोचेस, वो भी इनसे मंगाए गए। तो इनको भारत में काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो ये भी इसमें इन्होंने भाग लिया था। अब हम बात करते हैं एल्स्टॉम की। तो एल्स्टॉम भी क्या, ये फ्रेंच कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी, और ये भी बिहार में इसके 2 यूनिट्स है जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं अपनी कोचेस को। और ये भी अलग अलग मेट्रोज़ को, जो भारत चेन्नई वगैरह में है, चेन्नई में, हैदराबाद में, भारत के अलग अलग राज्य में ये कोचेस प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो इन्वेस्टमेंट अगर भारतीय रेल में लगेगा तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो आपका रेलवे इनसे क्या क्या लेगा, पहले बात तो इनसे एनर्जी कॉस्ट लेगा, जितनी एनर्जी इनकी रेल को चलाने लगेगा वो लेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट लेगा, जो भी भाई मेंटेनेंस जो भी यूज़ करेंगे उन सब चीज़ों का ये कॉस्ट लेगा। प्लस रेवेन्यू में शेयर लेगा, जितना ये अपने रेवेन्यू बनाएंगे उसका ये क्या लेगा, रेलवे शेयर लेगा। यानी क्या कि सिर्फ मैनेज किया और अपना पैसा ले, जिससे रेलवे बर्डन कम होगा, जिससे वो बहुत सारी और चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका जो जहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, जो नेशनल प्रोजेक्ट्स है, जैसे कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकती है। अभी आपको पता है कि रेलवे क्या करती है, एक तो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, उससे वो पैसा कमाती है। दूसरा जो आपका फ्राइट है, फ्राइट जो मतलब मालगाड़ी होती है, फ्राइट हो गया या
मतलब मालगाड़ी से कमाते हैं, तो मेन जो कमाई है वो मालगाड़ी से। तो इसका भी इसने कुछ किराया बढ़ाया है और पैसेंजर का भी इसने कुछ किराया बढ़ाया है। तो भाई पैसेंजर भी जब किराया बढ़ता है हम लोग परेशान होते हैं, भाई हमारा किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है ना, क्योंकि भाई रेलवे तो भाई नेशनल है, लेकिन ऐसा हमें फैसिलिटी तो चाहिए एकदम हाई स्टैंडर्ड की, लेकिन हम पैसा नहीं लगाना चाहते। ऐसा जो है किसी भी अगर कंट्री को डेवलप करना है तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने देश को कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्लाइट से हम लोग कमाते हैं। अब उसके अलावा और क्या क्या चीज़ है, जैसे कि रेलवे के होटल्स, रेलवे के स्टेशन पे आप रेस्टोरेंट्स बना सकते हो, उसको लीज पे देके। तो बहुत सारे ऑप्शंस है जिनकी एक्सपर्टाइज इन प्राइवेट कंपनीज के पास होती है, हमारे पास नहीं है, और रेलवे के पास इतना समय भी नहीं है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सके, कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट किया जा सकता है। इसीलिए ये सारा काम आपका जो प्राइवेट ट्रेड का काम है ये दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज़ को, जिससे भारत में बहुत ज़्यादा नौकरी जनरेट होगी और इंफ्रा डेवलप होगा और हमारा देश बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद होगा। बिग थम्स अप जरूर दीजिएगा इसको, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।